नमस्कार। आप सभी ने हमारे पहले और दूसरे वीडियो को बहुत सराहा और आपको उसमें बहुत सारी जानकारी मिली। आज मैं ये तीसरा भाग आप लोगों को एक संदेश के रूप में बताना चाह रहा हूं। उद्देश्य ऐसा है कि जब हम गायत्री परिवार में अपने आप को महसूस करते हैं तो उसके साथ एक परिवार शब्द लगा है, और परिवार जो है वो अपनेपन के भाव की बात आती है। उसमें हम एक निजता का अनुभव करते हैं, पारिवारिकता का अनुभव करते हैं, और हमें उस अपनेपन के साथ दुलारा भी गया है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, माता जी के द्वारा, दीदी के द्वारा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा। जब भी हम जी के पास जाते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो सबसे पहले परिवार के लोग जिस तरह से हमारे साथ पेश आते हैं उस तरह का हमारा व्यवहार होता है, हमारे प्रति व्यवहार होता है। हमसे जिस आत्मीयता के साथ हमारी कष्ट कठिनाइयों, हमारी यात्रा, हमारे भोजन और हमारे आवास संबंधी जानकारियां पूछी जाती है, मांगी जाती हैं, जिस तरह का व्यवहार हमें एक परिवार में मिलता है वो हमको शांति कुंज में देखने को मिलता है। और इस पारिवारिकता के अनुभव के साथ हमने तो गायत्री परिवार को जिया है, आपने भी जिया है। मेरा जन्म गायत्री परिवार में ही हुआ है, और बचपन से जिस तरह का वातावरण हम लोगों ने देखा है वो बड़ा अद्भुत है, अवर्णनीय है। अब जब हम परम पूज्य गुरुदेव को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, साहित्य को देखते हैं, तो साथ ही उसमें बड़ी प्रखरता है। महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया किताब पढ़ लीजिए, क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ लीजिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, युवाओं को इस साहित्य को पढ़ने के लिए कहता हूं। हम लोग तो सिविल सर्विसेज के 4th पेपर में, एथिक्स वाले पेपर में इसको सिलेबस की तरह इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स बच्चे लेके आते हैं। ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जगह जगह पर एक मशाल का जिक्र है, और मशाल के नीचे जो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अगर आप उनमें अपने आप को कहीं पाते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, गायत्री परिवार के सदस्य हैं, सभी तरह के लोग उसमें हैं। आपने देखा होगा तो मशाल जब बनाई जाती है और उसके नीचे जो वेशभूषाएं और जिस तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं उसमें सभी तरह के लोग हैं। उसमें पूरा भारत दिखाई पड़ता है, पूरी समूची दुनिया दिखाई पड़ती है, और ऐसा लगता है कि वो स्नेह का काम कर रहे हैं, घी का काम कर रहे हैं, और उसके सिंचन से वो ज्योति जल रही है। इसका मतलब परम पूज्य गुरुदेव जीवित हैं उस रूप में, और परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या निष्क्रिय लोगों से क्या लोग जीवित रखने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी जीवंतता का परिचय नहीं देंगे? तो क्या मशाल जलती रहेगी या मशाल प्रज्वलित रहेगी? हम लोग गीत सुनते हैं ना, दधक उठी तन मन प्राणों में ज्ञान यज्ञ की ज्वाला है। ये ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान आपको जागृत करता है, हमें जागृत करता है, सभी तरह से जागृत करता है। हमने यही बात वीडियो के पहले खंड में देने की कोशिश की थी। और जब आपदा आ जाए तब सक्रियता और किस प्रकार की होनी चाहिए? जब दुष्प्रवृत्तियां हावी होने लग जाएं तब क्या करें? दुष्प्रवृत्तियां संगठित होने लग जाएं तब क्या करें? जब कोई लोग झूठे तर्कों और कुविचारों और दुर्भावनाओं को लेकर के, जिनके स्वार्थ पूरे नहीं हो पाए, जिनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा थी, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, जो बहुत ज्यादा इच्छाएं लेकर के आए थे, कामनाएं लेके आए थे, वासनाएं लेके आए थे, अतृप्तताएं उनकी जो हैं वो विभत्स हो चुकी हैं, और उनकी उन कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति जब नहीं हो पाई तो ऐसे लोग विद्रोह करने लगते हैं। ऐसे असंतुष्ट आपको कई जगह दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, उनकी कोई उम्र भी नहीं होती कि वो युवा भी हो सकता है, वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो पुराना जुड़ा हुआ आदमी भी हो सकता है, वो नया आदमी भी हो सकता है। बस उसकी स्वार्थ कब जाग जाए, कब मोह जाग जाए,
अपनी संतान के प्रति मोह जाग जाए, लोभ जाग जाए, तो काम क्रोध लोभ मोह जैसी कोई भी जो बुराई है, जब वो उसका पुरुषार्थ का, इन्हें पुरुषार्थ भी कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय का समन्वय जो न कर सके और अपनी लिप्साओं को और अतृप्तताओं को जब वो इस तरह से हावी करने लगता है, तो ये हिंसा में भी बदलने लगता है। ऐसे लोग हिंसक भी हो सकते हैं। इन लोगों को अगर मौका मिले तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब क्या हमें चुप बैठना चाहिए? तो फिर आप कहेंगे नहीं, परम पूज्य गुरुदेव महाकाल हैं, वो सब काम देखेंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने तो अपनी छवि स्पष्ट रूप से मशाल के रूप में इंगित कर दी है, और मशाल के नीचे जो लोग खड़े हैं वो तो आप और हम सब हैं। और हमारी अधिष्ठात्री देवी तो विवेक की देवी है, वो दूध का दूध पानी का पानी करती है, नीर शीर विवेक जगाती है, हंस पर बैठती है। तो हमें हंस बनना चाहिए। हमें क्या इतना समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, दूध क्या है और पानी क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता। न्यायपालिका अपनी तरह से अपनी जगह अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, पुलिस है, वो अपना काम कर रही है, प्रशासन वाले अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक तंत्र है जो इन जो लिप्साओं के, कामनाओं के, वासनाओं के, अतृप्तताओं के कारण संगठित हुआ पड़ा है, और वो संगठित होकर के निर्लज्जता के बिल्कुल एकदम असीम बिंदु पे चला गया। ऐसी सीमा पर उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी कि हमें बाध्य होना पड़ रहा है, नहीं तो हमारा ये सब वीडियो बनाने का और ये सब काम नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता होने के नाते दीप यज्ञ में चले जाते हैं, ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ में जाते हैं, या फिर गुरुवार शुक्रवार को जो हम अपनी क्लास लेते हैं उसमें चले जाते हैं, या और कोई काम जो केंद्र से सौंपा जाता है, शांति कुंज से निर्देश आते हैं, उनका पालन करने में लग जाते हैं। हमारा काम ये सब नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से, और पिछले 22-23 साल से जिस तरह से मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करा रहा हूँ, ढेरों विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी जो प्रशासनिक पदों पे जा चुके हैं, तो रेगुलर वो बात करते हैं कि सर इतनी बुरी स्थिति है, ये स्थिति है, यहाँ ये दिक्कत आ गई, वहां वो दिक्कत आ गई। हमको लगता है कि डीएम है वो डील करेगा, हमको लगता है एसपी है वो डील कर लेगा, लेकिन सर बोले नहीं, संगठन है, समस्या है, दुष्ट लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। डीएम अकेले कमरे में बैठा हुआ है, अचानक से बदमाश आया और वो उलझुल हरकतें करने लगा। आपको लगता है कि डीएम कुछ भी करवा देगा, नहीं करा पाता कई बार अपने लिए, वो मजबूर होता है। उसको मालूम है कि पुलिस जो है वो उतनी आसानी से एकदम से काम नहीं, कई बार डीएम के कहने से उस तरह से काम नहीं करती। तो हमको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं होता। दरअसल जब तक जन दबाव तैयार नहीं होता तब तक बदमाशों के ऊपर शिकंजा नहीं कसता, और बदमाश जब संगठित हो जाते हैं तो और घातक हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसको शिकायत करते हैं वहां भी बदमाश बैठा हुआ होता है, ऊपर शिकायत करते हैं वहां पे भी बदमाश बैठा होता है। तो जो सज्जनों का संगठन है वो भी मजबूत होना चाहिए, वो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो अनाचार बढ़ता है कब सदाचार चुप रहता है, जब तो सदाचार चुप रहे या बोले, तो सदाचारियों को बोलना चाहिए। लेकिन कितने, अगर अनाचारी बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए हों, ज्यादा संख्या इकट्ठी कर ली हो, तो फिर सदाचारियों को बहुत अच्छी तरह से विवेक पूर्वक अपना मत रखना चाहिए। और चुप रहना जो है वो बड़ा घातक है। बाद में जो परिणाम निकलते हैं उसमें आप सहभागी होते हैं। चुप रहते हैं तो भी आप सहभागी होते हैं, यानी कि आपने कुछ नहीं किया तो आपकी वजह से ये सब परिणाम आया, और जब आप बोलते हैं तब भी परिणाम आने में आपकी सार्थकता दिखाई पड़ती है। तो पिछली बार जब वीडियो हमने बताया था तब आपसे एक आह्वान किया था कि हम आपको शिकायत करने का और एक तरीका, हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। संविधान ने हमको नागरिक बनाया है और नवयुग का संविधान हमको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है, गायत्री परिवार का कार्यकर्ता बनाता है। तो हमारे गायत्री परिवार का अपना एक युग निर्माण का संविधान है जिसको हम सत्संकल्प कहते हैं, और उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे से हम सबके कर्तव्य और अधिकार और सब कुछ बता दिए हैं। खास करके अधिकारों के बजाय कर्तव्यों का ज्यादा उसमें हवाला दिया गया है।
और अनीति से लोहा लेने से लेकर के तमाम प्रकार के ऐसे सज्जनों को संगठित करना, और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। तो हमारे अंदर अगर समझदारी है तो हमको समस्या का समझ आना चाहिए कि समस्या क्या है, समस्या कहाँ से पैदा हो रही है, इसके जनक कौन है, उनकी क्या तकलीफ है, वो क्यों करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं और बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको समझ आना चाहिए। फिर ऐसे समय में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ऐसे समय में हमारी क्या ईमानदारी बनती है, और ऐसे समय में हम बहादुरी कैसे दिखाएं। अब फिर बहादुरी ना दिखाएं, समझदार भी हो गए, जिम्मेदार भी हो गए, ईमानदार, फिर आप पूरे कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं बनते ना, संपूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं बनते। तो आप जो कंप्लीट मैन बनते हैं या कंप्लीट पर्सनालिटी जो बनते हैं वो तभी बन पाते हैं जब ये चारों का जोड़ आपके पास हो। और आपने समझदारी भी दिखा दी, नहीं नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर साहब के खिलाफ, दीदी के खिलाफ जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बहुत दुखी हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है कि हाँ आपको समझ आ गया, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। फिर अब आप ईमानदार भी हैं, वाकई में जीवन में आपने कभी कोई गड़बड़ नहीं की, गायत्री परिवार के भी यज्ञ हवन में बराबर भाग लेते रहे, हर चीज में आपने क्रियाकलाप में भाग लिया, ठीक है, आप ईमानदार हैं और आप जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदारी निभाने की जब बात आती है तो फिर आपको पता है कई लोग भाग खड़े होते हैं और अंततः बहादुरी दिखानी पड़ती है। बहादुरी में अगर आप अपना नाम डिस्प्ले करेंगे तो हो सकता है कि आपको धमकी मिले, आप अपना नंबर अगर डिस्प्ले करेंगे तो हो सकता है उस नंबर पे धमकी पर आप होना है, पर आपको उसका सामना करने की हिम्मत तो होनी चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव तो अपने शिष्यों को इस रूप में नहीं देखना चाहते थे। जहां तक मेरा मानना है और मैंने मिशन को समझा है और जिया है, बाल्यकाल से जो साहित्य को पढ़ा है और जितने शांति कुंज में सत्र किए हैं, प्रवचन सुने हैं और परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का लाभ लिया है, अखंड ज्योति का निरंतर पाठक रहा हूं, तो मैंने एक चीज अंततः इवेंचुअली हम लोग जो देख रहे हैं कि गायत्री परिवार के व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, प्रखर होना चाहिए। तो प्रखरता हमारी कहाँ चली गई ऐसे समय में खास करके? तो एक तरफ न्याय प्रक्रिया है, एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन एक तरफ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसे लोग हैं जो हैं कम संख्या में, लेकिन देखिए असुर जो होते थे ना किसी जमाने में, वो भी प्रवृत्ति के रूप में होते थे। असुरों के वाकई में सींग और दांत लगे हुए थे पता नहीं, लेकिन वो सज्जनों को परेशान करना, जो साधनारत लोग हैं उनको परेशान करना, जो सत्कर्म में लगे लोग हैं उनको परेशान करना, उनके उसमें बाधाएं डालना। विश्वामित्र जिस तरह से राम को मांग करके ले गए थे असुरों का विनाश करने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे? तो असुर कौन थे? यहाँ असुर और सुर हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से नहीं जाना चाहते, यहाँ हम बात कर रहे थे एक प्रवृत्ति के रूप में जो परेशान करते थे। तो परेशान करने वाली जो प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो दुखी करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, बाकी चीजें प्रक्रियाएं अपनी जगह चलती हैं, लेकिन ये जो परेशान करने वाले लोग हैं इनका निवारण भी तो होना चाहिए ना। हम लोग जब संकल्प लेते हैं तब हम बोलते हैं सत्प्रवृत्ति संवर्धना है, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलना है। तो हम सत्प्रवृत्ति संवर्धन में तो हम सप्त क्रांति आंदोलन या भी 10 सूत्री आंदोलन में हम लोग कूद पड़ेंगे। हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं, नारी जागरण भी करते हैं, हवन भी करते हैं, सभी तरह के काम करते हैं। तो सत्प्रवृत्ति संवर्धन की चीजें तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की चीजें भी हम लोग करते हैं? क्या दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन जो है वो बिना बहादुरी के, बिना जिम्मेदारी के हो सकता है? तो पिछली बार जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें कुछ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी थी जो राज्य सरकारों के और इनके प्लेटफॉर्म्स थे, और खास करके साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग हमारे देश के जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, ऐसे लोगों को हम लोग ईमेल कर सकते हैं और ऐसे लोगों को पत्र लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है गांधी जी के जमाने से स्वतंत्रता संघर्ष के समय में पत्र लिखने की जो प्रक्रिया थी उसका बहुत फायदा होता था। पूरा का पूरा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है पत्र लिखने की परंपरा से शुरू हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पत्र लेखन किया है। हम लोग भी पत्र लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज के जमाने में पत्रों को नहीं पढ़ा जाता, तो हम पीएमओ को लेटर लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को,
पत्र, आप जो लोग ईमेल करना नहीं जानते, ईमेल का असर इसलिए मैं बता रहा था कि ईमेल बहुत जल्दी काम करता है और ईमेल में आपको रिसीव्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमेल के सेंट आइटम में आपको अपने आप रिसीव्ड मिल जाती है। तो ईमेल आप कर सकते हैं, उसमें पूरी समस्या, अगर ब्यौरा आप नहीं लिख पाए तो हमारे पास कार्यकर्ता है जो आपको अवेलेबल करा देंगे, पूरा ईमेल की लैंग्वेज वगैरह सारा, आप उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं अपने हिसाब से और वो ईमेल जो है आप कर दीजिए। इससे कि जो परेशान करने वाले लोग हैं एक तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, दरअसल इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। तो जो हम उत्साह देख रहे थे पहले और दूसरे वीडियो में, हजारों लोगों ने जो है शिकायतें अपनी दर्ज कराई हैं, उन सबका असर अभी लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस एक्टिव होगी, अभी थोड़ा कोरोना में भी लगे हुए हैं, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपको रेस्पॉन्स भी आएगा वहां से, रिवर्स आपको वाकई में मेल आएगा, वाकई में आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा कि आपने जिन के घटनाओं के बारे में जिक्र किया है और जिन लोगों के बारे में जिक्र किया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई है, सारी चीजें आपके पास लौट करके आएंगी। हम लोग एक क्रिमिनल डिफेमेशन की तरफ अभी जा सकते हैं। हम सामूहिक रूप से अपने अपनी शाखाओं में या अपने अपने केंद्रों के माध्यम से अपने यहाँ के, क्योंकि गायत्री परिवार के ऊपर आक्रमण करना, गायत्री परिवार को भला बुरा कहना या उसके चरित्र पर उंगली उठाना अपने आप में एक क्रिमिनल डिफेमेशन बनता है। और आप चूंकि गायत्री, हम लाल मशाल हैं, आप लाल मशाल को कुछ कहेंगे तो नीचे जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनमें हम अपने आप को पाते हैं। तो कोई उसको बुझाने की कोशिश करेगा, कोई उसको हवा देने की कोशिश करेगा, तो समस्या हम सबको है, हम सब प्रभावित होते हैं। आज आप किसी कार्यक्रम के लिए किसी से जुड़ेंगे, किसी से मिलने जाएंगे, तो आपसे प्रश्न आपसे किया जाएगा ना, केंद्र से नहीं किया जाएगा, शांतिकुंज से नहीं किया जाएगा, आपसे किया जाएगा। आप फील्ड के कार्यकर्ता हैं, तो फील्ड में जो काम करता है उसको प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, तो फिर निवारण भी आपको करना पड़ेगा। निवारण कैसे होगा? दरअसल आपकी आत्मा छलनी हुई है ना, आपको कष्ट पहुंचा है तो आप डिफेम हुए हैं, अवमानना आपकी भी हुई है, आपको दुख पहुंचा है। न केवल अवमानना जो है ये किसी व्यक्ति विशेष की होती, जब हम संगठन में रहते हैं और खास करके परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा जो संगठन बनाया है उसको तो परिवार शब्द दिया है, तो ऐसा क्या है कि हम लोगों को बुरा नहीं लग रहा, हम लोगों की अवमानना नहीं हो रही, हमारी आत्मा जागृत नहीं हो रही। परम पूज्य गुरुदेव सब संभाल लेंगे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा मैं मशाल के रूप में हूं। अब मशाल के रूप में हूं मतलब मैं नीचे खड़े जितने लोग हैं संगठन के उनके रूप में हूं ना, उनमें तो आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। मेरी समझ इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से 22 सालों से सिविल सर्विसेज को बहुत ज्यादा समय दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच जाने के कारण मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जब फिल्म में गए हैं तो रोज जन सुनवाई करते हैं, रोज दुख सुनते हैं लोगों का, तो वो बताते हैं कि कैसे वो इन दुखों का निवारण कर रहे हैं, इन कष्टों का निवारण कर रहे हैं। हमने खुद ने जन सुनवाई चला करके 20-22 हजार लोगों की समस्याएं सॉल्व की, हजारों लोगों को हमारे माध्यम से जेल हुई और हम लोगों ने उनकी समस्याएं सुलझाई। तो हम सब इतना तो कर ही सकते हैं कि पत्र लिख सकते हैं, उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, उत्तराखंड के डीजीपी को पत्र लिखें कि आप साइबर क्राइम के तहत ऐसे लोगों को देखिए। आप अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने आसपास वालों को भी समझाइए कि सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है, इसमें आप जो सोचते हैं और टाइप करते हैं वो पब्लिश हो जाता है। आप सोचा आपने कुछ लिखा और आपने उसको पोस्ट दबा दिया या पब्लिश करने के लिए दबा दिया तो पब्लिश हो गया, वो तो डिस्प्ले होने लगता है, दिखाई देने लगता है। लेकिन आपने अगर कुछ गलत लिख दिया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे ना। तो साइबर क्राइम जो है वो अपने आप में भविष्य में बहुत ज्यादा इसका शिकार बनेंगे लोग, और इसके माध्यम से जो डिफेमेशन के केसेस आएंगे और समस्याएं खड़ी होगी वो होगी। तो अपने बच्चों को भी समझाइए, उनको भी एक अच्छी लैंग्वेज दीजिए कि आप जो भी लिखें ठीक लिखें, सोच समझ कर लिखें, कोई भी समस्या खड़ी ना हो जाए किसी के भी प्रति। लेकिन अभी बच्चे सोशल मीडिया पे, अभी तो हमारा पहला और दूसरा वीडियो आने के बाद वो दब गए हैं, उन्होंने बहुत सारी पोस्ट हटा ली है, डर गए हैं, काफी हद तक उनकी हालत खराब हुई है और उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी बदल ली है। अब वो उतनी ओछी लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे, लेकिन पुराने हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हम लोगों ने सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। आप जब भी कहेंगे हम अवेलेबल करा देंगे। इस वीडियो के नीचे कुछ नंबर दिए रहेंगे हेल्पलाइन के, जिसमें जाकर के जिन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और उनको आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भेजिए कि देखिए इन्होंने हमारे मिशन को क्या बोला है,
ये शोभा देता है क्या? ये अच्छी चीज है क्या? हम हर्ट हुए हैं और चूंकि आप हर्ट हुए हैं, आपकी अवमानना हुई है, तो आप जाइए ना अपने जिला स्तर के अपने कोर्ट में जाइए और कहिए कि हम हर्ट हुए हैं और ये स्थिति है, ऐसे ऐसे लोग इस तरह की बदनामी कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है इन प्लेटफॉर्म्स पे? और ये लोग संगठित होकर के कर रहे हैं, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो षड्यंत्रकारियों की सूची भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। बदमाश लोगों को देखिए, अगर आप मजा नहीं चखाएंगे तो फिर वो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आएंगे। अगर उनको सफलता मिलती गई तो वो दुगने ताकत से फिर परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि युग धर्म जिसको कहते हैं, वो अभी का युग धर्म यही कहता है कि हमें उठ खड़ा होना चाहिए, निराशा हताशा में नहीं रहना है और परेशान भी नहीं रहना है और दुखी भी नहीं होना है। हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। परिस्थितियां हमने क्रिएट नहीं की है, सज्जन लोग कभी भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट नहीं करते। परिस्थितियां आगाज जो संग्राम या जो भी परिस्थितियां बनी हैं वो दुष्ट समूह ने की है। तो ऐसे लोगों को यदि आपने सबक नहीं सिखाया तो फिर कोई दूसरा उठ खड़ा होगा कल से, फिर उसका सामना कीजिए। तो हमारी एनर्जी सृजन में लगनी चाहिए या इन लोगों के साथ संघर्ष में लगनी चाहिए? मुझे लगता है एक ही बार सभी लोग उठ खड़े हों और एक ही बार करारा जवाब दिया जाए। आप DARPG की वेबसाइट पे जाकर के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पे जाकर शिकायत कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल को जाकर के टटोल सकते हैं। आप गृह मंत्रालय को सीधा सीधा पत्र लिख सकते हैं, गृह मंत्रालय को या होम सेक्रेटरी को आपको मेल करना चाहिए। आप PMO को पत्र लिख सकते हैं, उनसे स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के लिए बात कर सकते हैं कि आप इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करें। इतनी महान और इतनी बड़ी संस्था पर इस तरह के घिनौने आरोप लगाना, कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करना, ये जो है ये इतनी कुत्सित मानसिकता कहां से आती है? क्यों ये ऐसा लोग करने लगे हैं? तो जरा इनका हिस्ट्री प्रोफाइल देख लीजिए, किस तरह के लोग हैं। हमारे पास लिस्ट है जो लोग पहुंचा रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने काफी लोगों को दिया है। तो ऐसे बदमाशों को छांट छांट करके जरा देखिए इनका प्रोफाइल क्या है, क्या इनका घटनाक्रम में क्या इन पर रासुका लग सकता है, क्या ऐसे लोगों को जो है ये किसी हेराफेरी वाले काम में उलझे पड़े हैं। अगर ये किसी संस्थान में काम करते हैं तो उस संस्थान में इनका क्या रिकॉर्ड है, वहां कैसा इनका बिहेवियर है, कहीं वहां पर भी तो चोर नहीं है, वहां पर भी उचक्का गिरी तो नहीं करते, वहां पर भी कोई आवारागर्दी तो नहीं मचा रखी। या इनका प्रोफाइल चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, उसमें इनकी प्रवृत्ति, इनके काम करने के तरीके और इनके जीवन क्रम को देख करके अपने आप समझ में आएगा कि ये लोग कौन है। ये आदतन बदमाश होते हैं। ऐसा नहीं होता अचानक से कि कोई जो है एकदम ऐसे न्याय के लिए उठ खड़ा हुआ और उसके साथ संगठन में शामिल हो गया, ऐसा नहीं है। इनका अपना एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो बदमाश होता है उसका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस जो है अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। तो जब आप इनकी सूची को देखेंगे और जब इन तरह के लोगों को जब आप सबक सिखाने के लिए जब एक टास्क फोर्स की बात करेंगे, एक समिति की बात करेंगे या स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात करेंगे, तो फिर वो समिति जो है उसकी निगरानी में। पर ये एकदम से हो जाएगा नहीं, एकदम से नहीं होगा। सरकारें जो है ऐसे रेस्पॉन्ड नहीं करती। अगर हजारों लाखों पत्र जाएंगे तो फिर उन्हें ये काम करना पड़ेगा, हजारों लाखों ईमेल जाएंगे तो उन्हें ये काम करना पड़ेगा। और फिर जब वो ऐसे लोगों को टटलेंगे तो आप अपने आप इनके बहुत सारे कारनामे निकल आएंगे, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अभी आप तात्कालिक रूप से कुछ सबूत देना चाहते हैं तो इनकी अभद्र भाषा, मिशन के प्रति इनकी दुर्भावना, ये सब आपको इनकी पोस्ट जो सोशल मीडिया पे पिछले दिनों डली थी उन कारनामों में आपको मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है, मतलब टेप रिकॉर्डिंग है, जो कि फोन की टेप रिकॉर्डिंग है, वो आपको मिल जाएगी, जो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब वो आएंगे और जब आपसे पूछताछ करेंगे तब आप और कांटेक्ट कर लीजिएगा कि भाई साहब ये स्थिति यहाँ पहुंच गई है और ऐसे में हम क्या कर लें। तो हमारे नीचे जो नंबर दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, मदद कर देंगे आपकी।
और आपको वो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे चुप रहे तो आसानी से, दरअसल आपको क्या है कि कोई भी सत्कर्म भी आसानी से नहीं करने देगा। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप अपना काम से काम रखिए और आपको कोई सत्कर्म करने देगा। आप तो अपना कार्यक्रम कीजिए, प्रवचन दीजिए, पंचकुंडी यज्ञ कराइए और आराम से आप अपना कर्मकांड पे ध्यान दीजिए। आपको कहीं कुछ भी ध्यान करने की नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपका शक्तिपीठ समर्थ होगा, आपका संस्थान समर्थ होगा, आपकी संस्था समर्थ होगी, और संस्था जब समर्थ होगी और वो ऊपर ऊंची उठेगी तो उसकी कीर्ति फैलेगी, और तमाम ईर्ष्या करने वाले लोग, बदमाश लोग, उसमें जो प्रवृत्ति के लोग होंगे, वो उन पदों को छीनना चाहेंगे, उन पर बैठना चाहेंगे, या फिर वो षड्यंत्र करके कुछ न कुछ नाम खराब करने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा कैसे चल रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो हमें न केवल अच्छा काम करना है, बल्कि अच्छा काम करते हुए बदमाशों से सतर्क भी रहना है और उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखना है। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो विशाल विरासत है, ये आप और हम सब हैं, और आप और हम सब उनके वारिस हैं। लाल मशाल के नीचे जो तमाम लोग खड़े हैं, उनमें आप और हम सब हैं, पूरा गायत्री परिवार है, शांति कुंज है। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप इस आह्वान को समझ पाए हैं और इस वेदना को समझ पाए हैं, तो आप निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि आप पत्र लेखन, ईमेल या शिकायत के डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाकर के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये मिशन के प्रति और निजी तौर पर मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा कर पाए, क्योंकि ये एक महान युग परिवर्तन का इतना बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में अलग अलग तरह के टेस्ट फ्लेवर्स आएंगे। अभी तक आपने जो फ्लेवर्स देखे हैं वो देखें, बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, एक तरफा हमारी तारीफ रही है, और प्रचारात्मक आंदोलन में आपने देखा कि हम लोग संगठन को बहुत ऊंचाई तक ले गए। लेकिन क्या है, कभी कभी बाधाओं के स्वरूप में आ जाता है। कभी कोई दुर्घटना घट गई तो उसके खिलाफ कुछ लोग, मीडिया जो है, अब मीडिया में और इनमें जरूरी नहीं कि सब लोग जो है समझदार हों, उस चीज को समझ पाए। कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो वो लोग चक्कर में आ जाते हैं। भांति भांति के लोग हैं ना, पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। लेकिन जो संगठन बना लेते हैं शातिराना ढंग से, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, कुछ जब उनको अपना मनमाना नहीं मिलता तो वो एक संगठन का रूप ले लेते हैं और सामूहिक रूप से फिर जो है आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आक्रमणों को परास्त करना चाहिए, और ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, कोई कानून हाथ में नहीं ले रहा है, संवैधानिक तरीके से हैं, और हम किसी भी चीज में बाधा भी नहीं है। हम केवल और केवल अपने अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सामूहिक उत्तरदायित्व को समझते हुए निश्चित रूप से बड़ी अथॉरिटीज को पत्र लिखेंगे और उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे मिशन पे जो आज आई है ये किसी न किसी षड्यंत्र के कारण है। आप षड्यंत्रकारियों का पता लगाइए, नहीं तो अच्छा काम करने वाले लोगों को जो ये एक तरह की अनुपयुक्त सजा है, क्योंकि ये भी एक सजा के रूप में, हालांकि इसको हम परीक्षा के तौर पे ले रहे हैं कि ये परीक्षा है और इससे निकल करके आएंगे और हम पास होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो कुत्सित प्रयास किया गया है, भविष्य में कोई ऐसा प्रयास, ऐसा कुत्सित प्रयास और ऐसी कुदृष्टि डालने की कोशिश मिशन की तरफ न करे। परम पूज्य गुरुदेव की यही विरासत आपको संभालनी है, बचानी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। तो मुझे आपसे बस इतना ही कहना है। ओम शांति शांति।